बहन देखेंगे, मानव में बहन, बहन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन होना। क्या होना? सर्कुलेशन होना। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ का हमारे शरीर में वहन होता है। क्या होता है? वहन करता है। रुधिर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाएगा, खाने को ले जाएगा और वर्ज्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। वर्ज्य पर टिक लगाना, अभी इसे सर्च करेंगे, ठीक है बेटा। कक्षा 9 में हमने सीखा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल है लेकिन संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। संयोजी का मतलब होता है जुड़ के बना होना। क्या होता है? जुड़ के बना होना। रुधिर में एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। निलंबित का मतलब होता है कि इसमें कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद देखना भोजन देखो, प्लाज्मा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। अच्छा, वर्ज्य का मीनिंग यहाँ पता चल गया, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें, प्लाज्मा का मीनिंग समझ आता है कि प्लाज्मा लेयर होती है। प्लाज्मा भोजन, देखो प्लाज्मा में क्या होता है? भोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पदार्थ का विलीन रूप में वहन होता है। प्लाज्मा का मतलब ही क्या है? जो लिक्विड वाली फॉर्म है, जैसे रुधिर, ठीक है, रुधिर का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है। उसमें क्या होगा? इसने बोला है वर्ज, नाइट्रोजनी वर्ज। वर्ज का मतलब क्या होता है? वेस्ट पदार्थ। क्या होगा? वेस्ट पदार्थ। नाइट्रोजन किस में होगा? सुसु में तो होगा, यूरिया उसी में तो निकलता है, तो नाइट्रोजन का मिक्सर तो है, ठीक है। का विलीन रूप में दहन होता है। विलीन का मतलब होता है मिलके ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं में ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवणों का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हम एक पंप नैन यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि रुधिर को अंग के आसपास धकेल सकेगा। नालियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। क्या हो सके? मरम्मत हो सके। अब हमारा पंप है, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बनता बहुत छोटा है, निलय और अलय वाला, ठीक है। निलंद और अलंद, ये दो जो कक्ष होते हैं ना हमारे हृदय, 4 कक्षों में बटा होता है, एक निलय में एक अलिंद में। तो ये जो 4 कक्ष होंगे इन्हीं पे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे हृदय एक पेशी अंग है। पेशी अंग का मतलब क्या होता है? इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। देखो ये वाला हिस्सा देखो, अरे ये वाला मांसपेशियाँ हैं, ये वाला मांसपेशियाँ हैं, और ऐसे हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 639 मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। अब इस लाइन का मीनिंग समझना, सिंपल भाषा में बताऊंगी कि गंदे खून को साफ खून में मिलने से रोकने के लिए उसमें होते हैं कोष्ठ। क्या होते हैं उसमें? कोष्ठ। गंदा खून किसे कहेंगे? जिसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। साफ खून किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन मिला है। आया समझ? कोई डाउट है पूरी लाइन में? कोई लाइन में डाउट है आलिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। कहाँ जाना होता है? फुफ्फुस में। अब फुफ्फुस क्या है पता है तुम्हें? फुफ्फुस बताओ क्या है? अच्छा यहाँ पे बैठे कोई बच्चा मुझे बताएगा, आखिर तुम बताओगे फुफ्फुस क्या है? इंग्लिश में बता देती है, पल्मोनरी। क्या? पल्मोनरी। अब देखेंगे हमारे पास क्या है? फुफ्फुस। क्या है? फुफ्फुस में जाना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन जनित। ऑक्सीजन जनित का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, रुधिर को हृदय में लाना होता है। ऑक्सीजन प्रचित रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाएगा, यानी कि छोड़ा जाएगा। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों का मतलब होता है कंपार्टमेंट या भागों में डिवाइड करेंगे, समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थिर कोष्ठ में जाता है। कोष्ठ में बाईं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और इसे बोलते हैं अलिंद। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। क्या बोलेंगे इसे? बायां अलिंद। इस रुधिर को एकत्रित करके बायां अलिंद शिथिल करता है। क्या करता है? शिथिल का मतलब सिकुड़ जाता है।
जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, यानी कि बायां निलय, यानी कि बायां निलय नहीं आया ना, ठीक है। डायग्राम देखना, डायग्राम देखो, बायां अलिंद दिखा, बायां अलिंद में क्या आया, पहले खून आया, और वो कैसा कैसा था, जिसमें अच्छा बाएं अलिंद में क्या आया है, खून आया। अभी ये शिथिल हो जाएगा, शिथिल का मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा और कहाँ आएगा, बाएं निलय के पास आएगा, और बाएं निलय के पास नहीं आएगा। जब बायां निलय क्या होगा, हिलेगा, क्या होगा, हिलेगा, तब जा कर के बायां अलिंद हिलेगा। नीचे वाला हिस्सा जो बायां निलय दिया है ना, वो हिलेगा, तब जा कर के बायां अलिंद हिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसमें कैसा है, अशुद्ध खून है, कैसा है, अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध खून नहीं है, इसमें शुद्ध है, कैसा है, शुद्ध। फुफ्फुस शिराएं दी है ना, शिराएं वैसे गंदा खून लाने का काम करती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक्सेप्शन होती है, क्या होती है, एक्सेप्शन, जो ऑक्सीजन मिश्रित खून लाती है। जितनी भी शिराएं होती है गंदे खून को लेके जाती है, लेकिन हृदय के मामले में फुफ्फुस शिरा एक एक्सेप्शन है, वो लेके आती है ऑक्सीजन वाला खून। आ गया समझ। फिर ये खून क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से दूसरे ऑर्गन के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा, दूसरे ऑर्गन के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ से महाधमनी दिख रही है, यहाँ से जाएगा, ये महाधमनी से जाएगा दूसरे ऑर्गन के लिए, कहाँ के लिए जाएगा, और इधर फुफ्फुस शिरा से जाएगा, और फुफ्फुस जो धमनी दिखी है वहाँ से आएगा गंदा खून, और शरीर के ऊपरी भाग से महाशिराएं आएंगी, उनसे दाएं अलिंद में आएगा पहले, फिर बाएं अलिंद में आएगा, और यहाँ से इसे किया जाएगा साफ, और ये साफ होकर के बाएं निलय और बाएं अलिंद में चला जाएगा, और वहाँ से जाएगा शरीर के पूरे हिस्से में। ठीक है, अब आया समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। इसे पढ़ना है, पढ़ के बताना है, ठीक है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर पुष्पांश वो फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो जाता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीला फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीला संकुचन करता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है, यानी कि जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में बी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दाएं अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीकरण जनित क्या है, ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं। क्या होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में क्या करना होता है, भोजन रुधिर भेजना होता है। क्या होता है, भेजना होता है, वो क्या होता है, मोटा होता है। जबकि अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो क्या है, बाल्ब उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है। फुफ्फुस क्या है, धमनी, ठीक है। ऑक्सीजन रुधिर में क्या करता है, प्रवेश करता है। ये धमनी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, सिरा भी हो सकती है। ऑक्सीजन रुधिर में, रुधिर मतलब क्या है, किसमें मिलेगा, खून में, और खून से ऑक्सीजन पूरे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में कहाँ से जाएगा, खून से जाएगा, और खून हर हिस्से को मिलना चाहिए। जिस हिस्से को खून नहीं मिलता वो पैरालाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइज। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित, यानी कि दायां और बायां हिस्सा होगा तो ऑक्सीजन को उत्सर्जित यानी कि निकालने वाला, जनित मतलब क्या होता है, निकालने वाला होता है, तथा बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होती है। यानी कि बायां और दायां क्या होगा, बायां और दायां जो बंटवारा होता है, आधा हिस्सा बाएं तरफ और आधा दाएं तरफ होता है, वो किस लिए होता है कि दोनों मिल ना जाए। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिलती है। पक्षी और स्तनधारी शरीके, शरीके का मतलब होता है तरीके, ठीक है। जंतुओं का जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उच्च मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या कह रहा है कि तापमान को बैलेंस करने के लिए,
तो इसका मतलब क्या है, इनका शरीर कैसा है, गर्म है। कैसा है, गर्म। ठीक है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, यानी कि 3 ही वो क्या होते हैं, कोष्ठ होते हैं। जैसे हमारे पास 4 है ना, 4 कमरे, 4 कमरे हैं ना हमारे दिल में। 4 कहाँ हैं, बायां, दायां, निलय, आनंद, देखो। हाँ, ऐसे किसी किसी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। और यह ऑक्सीजन जनित व भी ऑक्सीजन जनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्रोम में भेजा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन जनित होता है, और सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। केवल एक ही बार क्या जाएगा, खून जाएगा उनके दिल में। दूसरी ओर अन्य कशेरुकीय का मीनिंग पता है? कशेरुकीय का मीनिंग नहीं पता? इधर आ, उठ गया। कशेरुक बताऊँ, इधर आ। एग्जांपल बढ़िया बढ़िया। कशेरुक देखो, ये रहा, ये रीढ़ की हड्डी, ये कशेरुकी है। ये बैठे बैठे बता देते रीढ़ की हड्डी, बेचारे को वहाँ से उठा के यहाँ बुलाया है। सही दिख नहीं रही इसमें, नहीं तो दिखती है, देखो निकलती है ना बाहर, दिखती है। हाँ, अयान में दिखती है। इसमें दिख जाएंगे इसमें। अच्छा, रुधिर क्या कशेरुकीय समझ आ गया? मैं प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है, दोनों बार जाएगा। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा मतलब, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, पूरे शरीर में घूम फिर के आना। ठीक है। अब रक्तदाब तो तुम्हें पता ही होगा, ब्लड प्रेशर। ठीक है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाओं की, देखो रुधिर वाहिकाएं कौन होती है, बताओ जरा। अरे हाँ, धमनी सिरा, याद रखो, धमनी सिरा। इनके भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगेगा, भित्ति मतलब क्या होता है, बाहर की लेयर। ये देखो, ये माना ये नली है, और इसकी बाहर की लेयर क्या होगी, ये वाला हिस्सा। इसके विरुद्ध जो दाब लगेगा, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसे रक्त दाब बोलेंगे। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक लगता है। किस में लगेगा, धमनियों में। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुचन का मतलब क्या होता है, संकुचन, यानी कि लगातार ऐसे होना के दौरान प्रकंचन दाब तथा निलय शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। अनुशीतलन का मतलब क्या है, जो बढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन अनु का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दाब। पहले वाले हिस्से में दाब लगेगा, यानी कि आगे की भित्ति पर जो दाब लगेगा उसे बोलेंगे अनुशीतलन दाब। सामान्यतः प्रकुंचलन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग क्या होगा, 80 mm होगा। यानी कि अनुशीतलन मतलब सबसे मिनिमम कितना होगा, ब्लड प्रेशर 80, और मैक्सिमम कितना होगा, 128% के अंदर होना चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी का बताया गया है। किसका बताया गया है, ह्यूमन बॉडी का। हाँ, अब देखो, रक्तदाब 120/80, 120 क्या है, प्रकुंचलन, और अनुशीतलन मापा गया। रबड़ क्या है, कप वायु में फूल जाता है। कप में दाब 120 से ऊपर, तो 120 क्या है, धमनी बंद, क्या हो जाती है, धमनी बंद होती है। कप में 120 से नीचे जाते हैं, 120 स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है। क्या चीज़ में सुनी जाती है, ध्वनि। कप में दाब 180 से नीचे ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्या नहीं देती, ध्वनि सुनाई। मैनोमीटर नामक यंत्र में रक्तदाब नापा जाता है। जिससे नापा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, जिससे नापते हैं। उच्च दाब को अति मानव भी कहते हैं, यानी अति तनाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई टेंशन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, हाई टेंशन। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध मतलब विरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट जाती है तथा आंतरिक रक्त स्रावण हो जाता है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, नस फटना। ठीक है। नालिकाएं, रुधिर वाहिकाएं,
धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की मोटी भित्ति तथा लचीली होती है। भित्ति कैसी होगी? मोटी और लचीली। लचीली इसलिए होती है जिससे कि आसानी से खून बह जाए उसमें। क्या बह जाए? खून। लचीली इसलिए होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। यानी कि लाने का काम कौन करेगा? शिराएं, और ले जाने का काम कौन करेगा? धमनी। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उसमें रुधिर को एक दिशा में ही प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। यानी कि एक ही दिशा में जाना है, दूसरी दिशा में नहीं जाना। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में टूट जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। छोटी छोटी वाहिकाएं की भित्ति कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एक आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय यानी कि लेना देना करता है। इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनती हैं तब रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती। देखो, प्लेट्स द्वारा अनुरक्षण का मतलब होता है बचाव। इन नालिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में यानी कि क्या है, पूरे सिस्टम को रोकने से बचाने के लिए प्लेट्स होती हैं कोशिकाओं में जो पूरी शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना करके मार्ग अवरुद्ध करती हैं। अच्छा, ये बोलो, नहीं समझ आया? देखो इधर डी पढ़ी देख यहाँ से मैंने इसका हाथ काट दिया, ठीक है। अब इसका खून रुक नहीं रहा है तो इसे रोकने के लिए जो प्लेट्स होती है वो काम करती है। अब आ गए समझ? पहले भी आ गया था ना? लासिका देखेंगे। लसिका एक अन्य पदार्थ का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्र द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल के ऊतक के अंतर्कोश के अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तल तरल या लासिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होती है लेकिन यह रंगहीन होती है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लासिका अंतर्कोश के अवकाश से लासिका केशिका में चला जाता है। आपस में मिलकर बड़ी लासिका एक